हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की क्लास है, टॉपिक है साउंड या ध्वनि, और ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट मुख्य परीक्षा के लिए, मोस्टली लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। साइंस में ये टॉपिक है, साइंस के जनरल साइंस के लिए। तो सीईटी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, आरएस, एलडीसी, वीडियो, आरआरबी, एसएससी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ध्वनि। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ध्वनि की परिभाषा क्या है या ध्वनि किसे कहते हैं। तो वो यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है, यानी जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज है ना। 1 किलो हर्ट्ज में 1,000 हर्ट्ज होते, तो 20 किलो हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या अगर हम यहाँ किलो कर ले तो 20 से 20 यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि की तरह यांत्रिक तरंगे हैं, उनको हमारे कान सुन सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, उन यांत्रिक तरंगों को हम ध्वनि कहते हैं। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति इस सीमा से बाहर होती है, यानी 20 हर्ट्ज से कम की तरंगे हम नहीं सुन सकते, और 20 किलो हर्ट्ज से बाहर की या ज़्यादा की ऊपर की तरंगे हम नहीं सुन सकते, तो वो इस आवृत्ति सीमा से जो बाहर है वो उनके लिए हमारे कान सुगराई नहीं है और वो ध्वनि नहीं है। अतः उनसे ध्वनि की अनुभूति नहीं होती। ध्वनि शब्द का प्रयोग प्राय उन्हीं यांत्रिक तरंगों के लिए किया जाता है जिनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है। भिन्न भिन्न मनुष्यों और जीवों हेतु ध्वनि तरंगों की आवर्ती प्रेशर भी भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ध्वनि यांत्रिक तरंगे होती है और इनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की होती है, यानी वो यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति इसके सीमा के बीच में है, यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, उनको हम ध्वनि तरंगे कहते हैं, क्योंकि उनको हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब ध्वनि की उत्पत्ति, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? तो किसी माध्यम में विक्षोभ या डिस्टर्बेंस के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर किसी माध्यम में, चाहे वो ठोस है या द्रव है या गैस है, किसी माध्यम में अगर विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है यानी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उस डिस्टर्बेंस के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। विक्षोभ उत्पन्न करने के लिए अनेक विधियां हो सकती है, जैसे किसी छड़ को ठोकने से, या किसी खींचे हुए तार को किसी वस्तु से कंपित करने पर, तार को अगर हम पकड़ के छोड़े तो उसमें कंपन प्रोड्यूस हो जाते हैं, या वाइब्रेट करने से, या वायु स्तंभ में एक सिरे पर फूंक कर उसको दाब उत्पन्न करने से। इस तरह से किसी माध्यम में अगर कोई विक्षोभ या डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उस विक्षोभ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी ये कह सकते हैं हम कि वाइब्रेशन या कंपन उत्पन्न होना चाहिए। ठोसों में जो कंपन है उसको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे स्कूल की घंटी को जो जब हम चोट करते हैं तो उसमें जो कंपन उत्पन्न होते हैं, उनको अगर हम हाथ लगाए तो वो हमें महसूस होते हैं। इसी तरह से चाहे द्रव है चाहे ठोस है, किसी भी माध्यम में अगर कंपन उत्पन्न हो रहे यानी कि विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, तो उससे ध्वनि की उत्पन्न होती है। देखो, विक्षोभ के उत्पन्न होने से माध्यम में दो तरह की तरंगे उत्पन्न हो सकती है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न हो सकती है। यदि इनकी आवृत्ति सर्वथा प्रेशर यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है तो इनसे ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। कंपन करने वाली वस्तु ही ध्वनि का स्रोत होती है, ध्वनि का स्रोत वो वस्तु है जिसमें कंपन हो रहा है। अब ये दो तरह की तरंगे हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। इनमें क्या फर्क है या क्या अंतर है? तो अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग होती है जिसमें ध्वनि के संचरण की दिशा और जो माध्यम के कण है, उन कणों के कंपन की दिशा जो है वो एक दूसरे के लंबवत होती है, यानी कण इस तरह से ऊपर नीचे की दिशा में कंपन करेंगे और ध्वनि इधर इस तरफ आगे की दिशा में बढ़ेगी। जो कि अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्वनि के संचरण की दिशा और माध्यम के जो कण है उनके कंपन की दिशा दोनों समानांतर होती है, एक ही दिशा में कंपन करते हैं। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों तथा द्विभुज जो ट्यूनिंग फॉर्म होते हैं, जो चिमटे के जैसे, उसको अगर गड्डी पेड़ पर ठोकने से ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। हमारे गले में ध्वनि उत्पादन अंग से वायु गुजरने पर विशेष स्नायुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी बजाकर तथा उसे स्पर्श करने पर घंटी के कंपन का स्पर्श अनुभव होता है। स्पर्श करने पर कंपन बंद हो जाता है और ध्वनि भी रुक जाती है। इससे सिद्ध होता है कि किसी वस्तु के कंपन से ही ध्वनि की उत्पन्न होती है। यानी ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है? कंपन की वजह से। कि अगर कोई वस्तु कंपन कर रही है तो उन कंपनों की वजह से ध्वनि की उत्पत्ति
ध्वनि की उत्पत्ति होती है। ध्वनि का संचरण किसी भी पदार्थ के कणों के दोलन के द्वारा होता है, ओसिलेशन के द्वारा होता है। ओसिलेशन यानी कंपन, दोलन को हम कंपन भी कह सकते हैं। वायु अथवा गैसों में ध्वनि का संचरण केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही संभव है, जबकि ठोस और द्रवों में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार के तनु के द्वारा ध्वनि का संचरण संभव है। यानी ये एक काम की चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि वायु में या गैसों में जो ध्वनि का संचरण है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के द्वारा ही होता है। यानी इस तरह से इसी एक ही दिशा में कंपन, कणों का कंपन भी उसी दिशा में और ध्वनि का संचरण भी उसी दिशा में। जबकि ठोस और द्रव में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के द्वारा ध्वनि का संचरण संभव हो सकता है। चूंकि माध्यम के क्रमागत कणों के दोलन से ही ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है, अतः निर्वात में इन यांत्रिक तरंगों के कारण ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। निर्वात यानी वह जगह जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। तो निर्वात में क्योंकि माध्यम के कण नहीं है, तो कणों के दोलन से ही तो इसका ध्वनि ऊर्जा का संचरण हो रहा है। जब कण ही नहीं है तो वहाँ पर निर्वात में ये जो ध्वनि तरंगे यानी जो यांत्रिक तरंगे हैं उनका संचरण संभव नहीं है। द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरण होती है माध्यम कहलाता है। तो वह द्रव या पदार्थ जिसमें से होकर ध्वनि संचरित होती है वैसे माध्यम कहते हैं। ये ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है, यानी बिना माध्यम के ध्वनि नहीं पहुंच सकती है। कंपन करने वाली वस्तु अपने निकटवर्ती कणों को भी कंपमान कर देती है। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते, अपितु केवल विक्षोभ ही हमारे कानों तक पहुंचता है। यानी जिस माध्यम से ध्वनि का संचरण होता है उस माध्यम के कण अपनी जगह पर ही रहते हैं। वो केवल जो विक्षोभ है, जो डिस्टर्बेंस है, जो वाइब्रेशन है, कंपन है, उसको केवल आगे से आगे वाले कणों को वो और आगे वाले कणों को इस तरह से देते जाते हैं, बल्कि कण अपनी जगह पर रहते हैं। केवल जो विक्षोभ है वो हमारे कानों तक पहुंचता है। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विक्षोभित होते हैं और ये अपने निकटवर्ती कणों पर एक बल लगाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापन के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं। माध्यम में ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच आती है। इस प्रकार माध्यम में ध्वनि के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ न कि माध्यम के कण में से होता हुआ संचरण होता है। यानी जो विक्षोभ है ना वो माध्यम के से होते हुए संचरित होता है, ना कि कणों के से होता है। तो देखो इसको समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ से ध्वनि का उत्पन्न होना शुरू हुआ और यहाँ तक मान लो ध्वनि को पहुँचना है, तो सबसे पहले ये जो विक्षोभ है या जो डिस्टर्बेंस है वो इन कणों के पास में आएगा। तो ये कण अपनी माध्य अवस्था से थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे, यानी इन कणों की मान लो यहाँ पर सांद्रता अधिक हो गई। अब ये आगे वाले जो कण है इनको अपनी ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर करेंगे, तो आगे वाले कण यहाँ पास पास आ गए, ये यहाँ पर ज़्यादा पास पास आ गए, ठीक है। अब ये इससे आगे वाले कणों को अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करेंगे तो आगे वाले कण और ज़्यादा पास पास में आ गए। विक्षोभ यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये विक्षोभ यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। इस तरह से ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो कण तो अपनी ये आगे वाले कणों को अपनी ऊर्जा देके वापस विराम अवस्था में आ जाते हैं, तो कण अपनी जगह रहते हैं, केवल विक्षोभ ही आगे तक जाता है। ध्वनि तरंगों का अभिग्रहण अगला टॉपिक है, रिसेप्शन। किस तरह से हम इनको रिसेप्ट करते हैं, यानी लेते हैं, सुनते हैं। सामान्यतः हमें ध्वनि की अनुभूति वायु के माध्यम से होती है। जब वायु में दोलन करने वाले कण हमारे कान के पर्दे से टकराते हैं तो पर्दे में भी विभिन्न इसी प्रकार के दोलन उत्पन्न होते हैं। ये दोलन कान की विशेष अस्थियों के दोलन यानी कंपन द्वारा भीतर के संवेदनशील अंगों तक पहुंचते हैं। इससे हमें ध्वनि का अनुभव मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो इस तरह से जो डिस्टर्बेंस है, यानी जो वायु के कणों के माध्यम से डिस्टर्बेंस हमारे कान तक पहुंचता है और कान का जो पर्दा है उससे जब टकराते हैं और वहाँ से जो है वो अस्थियों के जो कान की जो अस्थियाँ होती है, 3 अस्थियाँ जो यहाँ पर होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, उनके द्वारा ये इंटरनल यानी आंतरिक कर्ण तक और वहाँ से फिर मस्तिष्क में इनका सेंसेशन होता है, यानी पता लगाया जाता है कि क्या ध्वनि है, किस तरह का साउंड है, क्या उसको हम हमारा मस्तिष्क उसका एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है और उसके हिसाब से फिर वो रेस्पॉन्ड करता है। अगला टॉपिक है ध्वनि की 4 स्पीड ऑफ साउंड।
विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ये मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता के कारण ही विक्षोभ एक कण से दूसरे कण को संचारित होता है। कोई माध्यम जितना ही अधिक प्रत्यास्थ या इलास्टिक होगा, ध्वनि की चाल उसमें उतनी अधिक होगी। यानी जो माध्यम जितना अधिक लचीला होगा, प्रत्यास्थ होगा, उसमें ध्वनि उतनी अधिक होगी। इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल कम होती है। जिसका घनत्व अधिक होता है तो उसमें ध्वनि की चाल कम हो जाती है। तो घनत्व पे निर्भर करती है चाल, और एक प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, दो चीज़ों पर निर्भर करती है। ठोस और धातुओं की उच्च प्रत्यास्थता के कारण ही ध्वनि की चाल धातुओं में सबसे अधिक होती है। अब देखो, घनत्व तो ठोसों में ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि इनकी प्रत्यास्थता अधिक है, इस वजह से ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? ठोसों में होती है, धातुओं में होती है। उसके बाद में उससे कम होती है द्रव में, और सबसे कम होती है गैसों में, यानी वायु में। द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक और ठोसों की अपेक्षा कम होती है। माध्यम प्रत्यास्थ के साथ साथ अविच्छिन्न कंटिन्यूस भी होना चाहिए। कंटिन्यूस भी होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो यहाँ पर हवा है और फिर यहाँ पर निर्वात आ गया, फिर वापस हवा है, फिर निर्वात आ गया। अविच्छिन्न होना चाहिए, कंटिन्यूस माध्यम होना चाहिए, तभी जो है ध्वनि का संचरण हो पाएगा। तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है सबसे अधिक, और ठोस के बाद में होती है द्रव में, और सबसे कम होती है किसमें? गैसों में होती है। अर्थात अविच्छिन्न का मतलब है कि स्रोत से हमारे कान तक फैला हुआ होना चाहिए। गीली मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, नमक इत्यादि में प्रत्यास्थता का गुण न के बराबर होता है, इसलिए इनमें ध्वनि का संचरण भी नहीं होता है। तो ये देखो कुछ एग्जाम्पल है कि गीली मिट्टी है, लकड़ी का बुरादा है, नमक है, इनमें प्रत्यास्थता नहीं होती, इसलिए इनमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं हो पाता। ध्वनि की चाल पर कारकों का प्रभाव, यानी ध्वनि की चाल पर कौन कौन से कारक है जिनका प्रभाव होता है, जिनसे ध्वनि की चाल कम या अधिक हो सकते हैं। तो दाब का प्रभाव, यदि गैस का ताप नियत रहे तो ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखो, दाब का कोई प्रभाव नहीं है, दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर ताप नियत रहे। अगर ताप बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो ध्वनि की चाल भी कम या बढ़ सकती है। ताप का प्रभाव क्या है समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, दाब का कोई प्रभाव, दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ताप का है। किसी गैस में ध्वनि की चाल गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमणुपाती होती है, यानी समानुपाती होती है किसके? उसके गैस के परम ताप के वर्गमूल के। अब 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से वायु में ध्वनि की चाल लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। 1 डिग्री ताप अगर बढ़ गया तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल बढ़ जाएगी। वायु की गति का प्रभाव, यदि हवा चल रही है तो ध्वनि की चाल भी बदल जाती है। यदि ध्वनि की चाल v और वायु की चाल w है तो वायु की दिशा में ध्वनि की चाल v प्लस डब्ल्यू, और वायु के विपरीत में v माइनस डब्ल्यू हो जाएगी। यानी अगर उसी वायु की दिशा में ध्वनि है तो बढ़ जाएगी स्पीड, और अगर विपरीत में है तो घट जाएगी। अब है घनत्व का प्रभाव, यानी गैसों का घनत्व बढ़ने पर इनमें ध्वनि की चाल कम हो जाती है। इसी कारण आर्द्र मौसम में आवाज़ दूर तक जाती है, क्योंकि घनत्व बढ़ रहा है तो घनत्व का बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है ना। तो वायु का घनत्व अगर बढ़ेगा तो आवाज़, ध्वनि की आवाज़ जो है, चाल जो है वो कम हो जाएगी। तो आर्द्र मौसम में आवाज़ दूर तक क्यों जाती है? क्योंकि घनत्व कम हो जाता है, तथा शुष्क मौसम में कम हो जाती है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायुमंडल का घनत्व घटता है, और जब घनत्व घटता है तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। तथा आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व बढ़ता है। इसी कारण वर्षा ऋतु में ट्रेन की सीटी की आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ती है। अगला है आवर्ती का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर आवर्ती का प्रभाव नहीं पड़ता है। विभिन्न आवर्तियों की ध्वनि तरंगे वायु में एक ही चाल से चलती है। यदि वायु में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवर्ती पर निर्भर करती तो किसी संगीत कार्यक्रम में विभिन्न वाद्य यंत्रों से निकली संगीत की धुनें हमें आनंदित नहीं कर पाती। यानी अगर ध्वनि की जो चाल है वो आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है, यानी अलग अलग आवृत्तियों की जो ध्वनि की तरंगे हैं वो एक ही चाल से चलती है। अगर वो आवर्ती पर निर्भर करती तो हारमोनियम के, ढोलक की, मंजीरा की ये जो साउंड है वो अलग अलग समय पर हम तक पहुंचते हैं, हमारे कानों तक पहुंचते हैं, तो हमें आनंदित नहीं कर पाते। ध्वनि
की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु आवृत्ति वही रहती है। देखो इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्वनि की चाल जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे मान लो ठोस द्रव में या द्रव से गैस में, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, तो ध्वनि की चाल बदल जाती है, वी बदल जाता है, और उसका तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्बडा ये बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति वही रहती है। यानी कौन सी चीज सेम रहती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर? आवृत्ति। ठीक है, न्यू करके ऐसे लिखते हैं इसको, आवृत्ति। तो आवृत्ति नहीं बदलती, बदलता क्या है? बदलता है ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य। अब है ध्वनि तरंगों के लक्षण। तो ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कुछ ध्वनियां हमें कर्ण प्रिय या संगीत में होती है, और कुछ सामान्य होती है, कुछ अप्रिय होती है। तो इसका निर्धारण इन 3 गुणों के द्वारा, अभिलक्षणों के द्वारा होता है। पहला है तीव्रता, दूसरा सुर, और तीसरा है गुणता या टिम्बर। तो एक एक को समझते हैं। देखो सबसे पहले तीव्रता का मतलब क्या है कि ध्वनि का वह अभिलक्षण जिसके कारण हमें कोई ध्वनि लाउड या स्लो महसूस होती है, यानी तीव्र या मंद महसूस होगी। ये डिपेंड करेगा किसके? उस पर तीव्रता पे। और इसका संबंध ध्वनि तरंग के आयाम से होता है। जितनी अधिक आयाम है उतना ही उसकी अधिक तीव्रता है। आयाम जितना अधिक है उतनी इसकी तीव्रता अधिक होती है, यानी आयाम जितना अधिक है उतनी अधिक ध्वनि की तीव्रता होती है। अब आयाम क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि ये ध्वनि की तरंग है और वो इस तरफ जा रही है, ठीक है, और ये इसकी मध्य अवस्था है। मान लो यहाँ से कणों का विक्षेप जैसे मान लो ऊपर की तरफ हो रहा है और इतना ही नीचे की तरफ हो रहा है, तो इनका मैक्सिमम डिस्टरबेंस जितनी दूरी तक ये माध्य अवस्था से कण कितना अधिकतम दूरी तय करते हैं, ये इनका आयाम कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, ये आयाम है। तो यहाँ पर जैसे मान लो इतना आयाम है 2 सेंटीमीटर, हो सकता है कि अगर मान लो कण इतनी दूरी पे जा रहे एक, तो यहाँ पर आयाम कम हो गया तो तीव्रता कम हो जाएगी, तो ध्वनि मंद होगी। तो आयाम के हिसाब से होता है, तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। यदि हम किसी मेज को अगर धीरे से चोट करें, भाई धीरे से चोट करेंगे तो क्या होगा? आयाम कम होगा, यानी जो कण है वो अपनी माध्यावस्था से थोड़ा ही हिलेंगे, इतना ऊपर नीचे इतना ही हिलेंगे, तो वो ध्वनि मंद हो जाएगी। और अगर हम जोर से टेबल को अगर पीटे तो ये जो कण है वो ज्यादा दूर तक जाएंगे, ऊपर नीचे, ज्यादा आयाम ज्यादा होगा। आयाम अगर ज्यादा है तो तीव्रता भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये अधिक ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करेगा। तो आयाम जितना अधिक है ध्वनि की तीव्रता भी उतनी अधिक हो जाती है। स्रोत से दूर जाने पर आयाम और प्रबलता दोनों ही कम होते जाते हैं। जितना हम स्रोत से, जैसे मान लो ध्वनि का ये स्रोत है यहाँ से, तो इससे जितना हम दूर जाएंगे उतनी आयाम भी कम होता जाएगा उससे दूर। जैसे मान लो यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुई है, ध्वनि यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ पर मान लो कण इतनी दूर जा रहे थे, यहाँ आते आते और कम जा रहे, इतनी कम जा रहे। तो तीव्रता और आयाम दोनों कम होते जाते हैं दूर जाने पर स्रोत से। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। यानी ध्वनि की तीव्रता किसके बराबर होती है? यानी ध्वनि की तीव्रता जो है किसके बराबर होती है? तो ये प्रति इकाई क्षेत्रफल के प्रति सेकंड तल से लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। मान लो ये एक तल है, ठीक है, और ये इसका प्रति क्षेत्रफल मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है मान लो। तो इस 1 मीटर स्क्वायर में से प्रति सेकंड 1 सेकंड के इसके लंबवत है ना, इसके लंबवत, समानांतर नहीं, तल के समानांतर नहीं, लंबवत, इसके आर पार गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर ध्वनि की तीव्रता होगी। इसका ऐसा ही मात्रक जो है ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक माइक्रोवाट प्रति वर्ग किलोमीटर तथा व्यवहारिक मात्रक है बेल। बेल के 10वें भाग को डेसीबेल कहते हैं। तो डेसीबल में हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, शोर को मापा जाता है डेसीबल में। तो डेसीबल बेल का 10वां भाग है और इससे डेसीबल से बड़ी इकाई बेल होती है। और बेल ऐसा ही मात्रक जो है वो, बेल का ऐसा मात्रक जो है वो है माइक्रोवाट प्रति वर्ग सेंटीमीटर। और किसका मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता का। ध्वनि की तीव्रता स्रोत की शक्ति, श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी और चारों तरफ के माध्यम
फर्श, दीवार और छत आदि से होने वाले परावर्तनों पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत की शक्ति पर और श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी पर और चारों तरफ के जो माध्यम है उनसे होने वाले परावर्तन पर निर्भर करती है ध्वनि की तीव्रता। अब जो ध्वनि की तीव्रता है वो श्रोता के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी उतनी ध्वनि की तीव्रता कम हो जाएगी। यदि मान लिया कि बीच के माध्यम में अवशोषण और परावर्तन अगर शून्य है तो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी ध्वनि की तीव्रता। इसके अलावा ध्वनि की तीव्रता आयाम और ध्वनि की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। आयाम के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती जितना अधिक आयाम उतनी अधिक प्रबलता होगी और जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतनी अधिक ध्वनि की तीव्रता होगी। कोई स्रोत जितने बड़े आकार का होता है उससे उत्पादित ध्वनि का आयाम उतना ही अधिक होता है, फलस्वरूप ध्वनि भी उतनी अधिक होती है। यही कारण है कि घंटा जितना भी बड़ा होता है उसकी ध्वनि की तीव्रता भी उतनी अधिक होती है। अनुनाद के कारण भी ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 45 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि को सर्व उपयुक्त बताया है। 45 डेसिबल सबसे अच्छी ध्वनि है। 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, 75 से ऊपर की। और 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि शोर नॉइस कहलाती है, नॉइस पोल्यूशन। और 85 से अधिक की ध्वनि में रहने पर व्यक्ति बहरा हो सकता है और 150 डेसिबल या अधिक ध्वनि व्यक्ति को पागल भी बना सकते हैं। तो 45 डेसिबल सबसे उपयुक्त है और 75 से अधिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और 85 से ऊपर शोर है। अब अगली क्वालिटी सुर। सुर का मतलब होता है ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण श्रील कहा जाता है कि ध्वनि मोटी है। जैसे लड़का और लड़की की आवाज में फर्क होता है ना, लड़के की आवाज मोटी है और लड़की की पतली है, तो ये सुर की वजह से या पिच की वजह से होता है। जैसे तारतुय भी कहा जाता है, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये जो सुर होता है ना कि मोटी ध्वनि है कि पतली है, ये उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है तो ध्वनि का तारतुय अर्थात सुर भी बढ़ता है, फलतः ध्वनि पतली और तीक्ष्ण हो जाती है। तो जितनी अधिक आवृत्ति होती है उतनी ध्वनि कैसी होती है, उसका तारतुय बढ़ जाता है और वो ध्वनि जो है पतली हो जाती है, यानी तीक्ष्ण हो जाती है। यानी कि एक लड़के की और लड़की की जो आवृत्ति है उसमें से लड़की की आवृत्ति जो है वो अधिक होती है लड़की की, इसलिए उसका तारतुय अधिक है और वो पतली ध्वनि होती है। इसी प्रकार कर्कश ध्वनि उच्च आवृत्ति वाले स्रोत से उत्पन्न होती है, जबकि पतली ध्वनि कम आवृत्ति वाले स्रोत से उत्पन्न होती है। स्त्रियां, बच्चों, चिड़ियों की पतली आवाज तारतुय अधिक होने के कारण ही होती है। पुरुषों की आवाज मोटी तारतुय कम होने के कारण ही होती है। मिचनों की बनबनाहट अधिक तारतुय की ध्वनि का उदाहरण है। नोट: ध्वनि के तारतुय का ध्वनि की तीव्रता से कोई सरोकार नहीं है। यानी ध्वनि का तारतुय और तीव्रता जो अभी हमने इससे पहले जो बात करी थी उसका तारतुय से कोई मतलब नहीं। तारतुय तो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक तीव्र ध्वनि का तारतुय कम तथा अधिक भी हो सकता है। जैसे सिंह की दहाड़ एक प्रबल ध्वनि है किंतु इसका तारतुय बहुत कम होता है, जबकि मच्छर की बिनबिनाहट धीमी ध्वनि है जबकि इसका तारतुय की दहाड़ से भी ज्यादा होता है। अगला गुण है तीव्रता या क्वालिटी, और या टिम्बर भी कहते हैं इसको। ध्वनि की गुणता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारतुय और समान तीव्रता की दो ध्वनियों के अंतर करने में मदद करती है। यानी मान लो कोई दो ऐसी ध्वनियां जिनकी तीव्रता और तारतुय दोनों समान है, तब भी उनमें हम कैसे फर्क करेंगे, ये हम उनकी क्वालिटी से करेंगे। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि यानी जिसकी एक ही बार टन, एक ही आवाज, एक ही फ्रीक्वेंसी है, उसको हम टोन कहते हैं। और बहुत सारी आवृत्तियां अगर एक साथ मिश्रित होगी तो उसको हम कहते हैं नोट। तो टोन और नोट को ध्यान रखना। और ये सुनने में सुखद भी होती है। कौन? टोन। इसी से म्यूजिक उत्पन्न होता है। यही संगीत की करण प्रियता का कारण होता है। भिन्न भिन्न ध्वनि स्रोतों से निकलने वाली ध्वनियों की भिन्न गुणता के कारण ही हम उनके समान प्रबलता व तारतुय का होने के बावजूद सुनकर अंतर कर लेते हैं। परिचितों की आवाज सुनकर ही जान लेते हैं कि बोलने वाला व्यक्ति कौन होता है। तो ये हम उसकी क्वालिटी पे या टिम्बर पे डिपेंड करता है, उससे पता चलता है। अब अगला ध्वनि का
परावर्तन व प्रतिध्वनि, रिफ्लेक्शन। देखो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी तरह से ध्वनि का भी परावर्तन होता है और इको या प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे एक बार कोई आवाज होती है वो हेलो 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 ऐसे इस तरह से होती है ना, इको साउंड उसको कहते हैं। तो प्रकाश की ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव से टकरा कर परावर्तित हो सकती है, अर्थात परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जिसका प्रकाश नियमों का पालन करता है। परावर्तन के जो नियम है ना, तो प्रथम नियम यह है कि परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तित होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा है कि ये तीनों एक ही प्लेन में, एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन में भी, और यहाँ पर भी वही दोनों सेम नियम है। प्रतिध्वनि भी ध्वनि के परावर्तन का ही परिणाम है। किसी भवन के बड़े हॉल या पहाड़ के नजदीक जोर से चिल्लाने पर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। किसी परावर्तित सतह से टकराकर दोबारा ध्वनि देने वाली ध्वनि को ही प्रतिवर्ती या इको कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन लगभग 1/10 सेकंड तक बना रहता है, इसलिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 1/10 सेकंड का समय अंतराल आवश्यक होना चाहिए। यानी इको और जो मेन ध्वनि है उनके बीच में 1/10 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। यदि किसी दिए तापमान पर ध्वनि की चाल 333 मीटर प्रति सेकंड हो तो ध्वनि को परावर्तित तल तक जाने और परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक 1/10 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। अतः श्रोता और परावर्तक पृष्ठ तक जाने और वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की कुल दूरी कम से कम 332 मीटर प्रति सेकंड गुणा 1/10 सेकंड यानी कि 33.2 मीटर होनी चाहिए। यानी अगर आपको स्पष्ट इको सुनना है तो श्रोता और स्रोत के मध्य 33.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की कुल दूरी की आधी यानी 33.2 बटा 16.6 यानी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। यानी जैसे मान लो यहाँ पर स्रोत है और यहाँ पर परावर्तक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 16.6 यानी 17 मीटर होनी चाहिए। ये ध्वनि वायु के ताप के साथ बदलती जाती है, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्वनि के बहुल यानी बार बार परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनि भी सुनाई दे सकती है। बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि से बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। ध्वनि की तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाती है, इसलिए इसका परावर्तन बड़े आकार के पृष्ठों से अधिक होता है, जैसे पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र तल इत्यादि। प्रतिध्वनि द्वारा हम वायुयान की ऊंचाई, समुद्र की गहराई तथा दूर स्थित पहाड़ आदि की दूरी माप सकते हैं।